अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एनिमल बिहेवियर की दूसरी टाइप, जिसे हम कहते हैं लर्न बिहेवियर या जिसे हम कहते हैं लर्निंग बिहेवियर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बताते चले कि ये लेक्चर डॉक्टर इलियसगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये लेक्चर आप हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग से बराह रास्त देख रहे हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन या तमाम रिकॉर्डेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट रिसीव हो सके। इसी तरीके से अगर आप किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एग्जाम के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। याद रहे मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है। इसी तरीके से आप अगर चाहें एमसीक्यू डिस्कशन के हवाले से तो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग, ये हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो वो कमेंट में अपना अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखेंगे और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट जो हैं वो अपने अपने एरिया का नाम लिखेंगे। तो इस वक्त गुलशन मेमार से मनीज़ा असलम इस वक्त हमें बराह रास्त देख रही हैं। इसी तरीके से समर अली इस वक्त लारकाना से और सना हारून रशीद ने अस्सलाम वालेकुम कहा है। नेहा इस वक्त जो है उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है लियारी कराची से। वहीद खान रोटेड्रो जो है वो कराची पाकिस्तान के एरिया रोटेड्रो से इस वक्त हमें बराह रास्त देख रहे हैं। जुलेखा इस वक्त लारकाना से। सुमन गुल इस वक्त खैरपुर से हमें बराह रास्त सुन रही हैं। तो हम 30 सेकंड का इंतज़ार करेंगे और फिर लेक्चर का हम बाकायदा स्टार्ट कर देंगे। तो जिन जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई है तो काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक पे भी क्लिक कर दो ताकि हम बाकायदा लेक्चर का आगाज़ कर दें। तो फातिमा इस वक्त लारकाना से और ओके रोटेड्रो जो है वो वहीद खानजादा ने कहा है कि सर ये लारकाना का एरिया है। ओके भाई गुड, शाबाश, मेरी भी नॉलेज में इजाफा हुआ वरना मैंने तो पहली बार नाम सुना था। ओके मुमताज़ जो है इस वक्त 7 शरीफ जो है वो से हमें बराह रास्त जो है वो सुन रहे हैं। तो यार वीडियो पे लाइक करो जल्दी से, शाबाश। रबिया इस वक्त कराची गुलशन जौहर से और मरियम अली कराची के एरिया औरंगी टाउन से जो है वो हमें आज के इस लेक्चर को बराह रास्त सुन रही हैं। चलें प्लीज़, तो आइए हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं आज के लेक्चर का। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एनिमल बिहेवियर। तो एनिमल बिहेवियर की हमने बात की थी कि किसी भी स्टिमुलस के खिलाफ, किसी भी स्टिमुलस से रिलेटेड एनिमल जो होता है, जो भी रेस्पॉन्स देता है वो उसका क्या कहलाता है, बिहेवियर। अब स्टिमुलस क्या था, चेंज इन एनवायरनमेंट, माहौल में तब्दीली जो होती है वो स्टिमुलस कहलाती है। तो किसी भी स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में एनिमल जो भी रेस्पॉन्स दे रहा है उसे हम कहते हैं बिहेवियर। तो बिहेवियर को तो हमने कल डिटेल में पढ़ लिया था और बिहेवियर की पहली टाइप्स को भी हमने वहां बाकायदा डिस्कस कर लिया था। अब हम दूसरी टाइप है लर्न्ड बिहेवियर। दैट टाइप ऑफ एनिमल बिहेवियर विच रिक्वायर्ड लर्निंग और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग बिहेवियर। वो एनिमल बिहेवियर जिसके लिए किस चीज की जरूरत हो, लर्निंग की बिहेवियर, लर्निंग की जरूरत हो और दूसरा एक्सपीरियंस की जरूरत हो, वो कहलाता है लर्न बिहेवियर। कहते हैं तालीम जो है वो एक डिग्री का नाम नहीं है। कहते हैं तालीम जो है वो एक डिग्री का नाम नहीं है। तालीम का जो मेन मकसद है, एजुकेशन का जो मेन मकसद है वो हमारे बिहेवियर में तब्दीली लाना है। हमें अच्छे और बुरे की तमीज का पता होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों की तालीम ज्यादा होती है वो ज्यादा अच्छी तरीके से जजमेंट कर लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो कॉमर्स की फील्ड से ताल्लुक रखते हो। तालीम हमें एक शऊर देती, हमारे बिहेवियर में, हमारे बर्ताव में क्या करती है, तालीम तब्दीली लेकर आती है। हमें अच्छे बुरे की तमीज सिखाती है, चाहे वो एजुकेशन किसी भी फील्ड में हासिल किया गया हो। दूसरा, एक तो एजुकेशन से आपने देखा होगा अक्सर जाहिल लोगों का बर्ताव जो होगा वो बड़ा अलग सा होगा। इस वक्त जो लाइव सुनने वाले हैं, क्या उन्होंने कभी डिफ्रेंशिएट किया एक पढ़े लिखे इंसान में और एक जाहिल इंसान के बिहेवियर में? कभी आपने बर्ताव तब्दीली नोट की है या नहीं? इस वक्त जो लाइव सुनने वाले हैं अगर नोट की हो तो कमेंट में यस लिखो, या कोई ऐसी बात हो तो आप शेयर भी कर सकते हो इसमें। तो एक पढ़े लिखे इंसान में और एक जाहिल इंसान के बर्ताव में आपको फौरन से अंदाजा हो जाएगा कि यार ये फला बंदा जो है वो पढ़ा लिखा है
और फला बंदा जो है वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं लगता। क्यों? उसके लर्निंग बिहेवियर का जो अंदाज होगा वो बता देगा। दूसरा, एक्सपीरियंस, तजर्बा। बाज़ वक़्त जो है तजर्बा जो है तालीम के साथ साथ हमारे बर्ताव में जो तब्दीली होती है वो एक्सपीरियंस भी लेकर आता है। तजर्बा जो होता है वो इंसान को बर्ताव में बहुत तब्दीली लेकर आता है। तो एक्सपीरियंस भी जो है वो इंसान के बर्ताव में तब्दीली का एक बहुत अहम जरिया है। तो हमने कहा वो एनिमल बिहेवियर जो लर्निंग की वजह से यानी एजुकेशन की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से तब्दील हो, जिसके लिए जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसके बर्ताव में तब्दीली होगी। जैसे अगर हम बात करेंगे बचपन में हमारा बर्ताव पूरा अलग था, यंग एज में हमारा बर्ताव जो होगा वो अलग हो जाता, फिर इसी तरीके से मिडिल एज में हमारा बर्ताव फिर चेंज हो जाता है, और बुढ़ापे के अंदर जो है वो चिड़चिड़ापन और एक अजीब सा हमारा बर्ताव होता है। हर चीज़ में क्रिटिसाइज करना, हर चीज़ में कहना कि बेटा हमने ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारी, हमने फला ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारी। तो बड़ी उम्र के लोगों का अक्सर जो होता है वो अंदाज इस किस्म का होता है, तो उनके बिहेवियर में अपने एक्सपीरियंस की वजह से तब्दीली आ चुकी होती है। As a consequence of experience or learning, the behavior of animal is permanently changed. तो तजर्बे की वजह से और लर्निंग की वजह से एनिमल का जो बिहेवियर है, स्पेशली इंसानों पे हम यहाँ अगर बात करें तो वो क्या हो जाता है, परमानेंटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इस लर्निंग बिहेवियर या लर्नड बिहेवियर की हमारे पास 6 किस्म हैं जो हमारे कोर्स का हिस्सा है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लर्नड बिहेवियर। नंबर 1, हैबिचुएशन। Number 2, imprinting. Number 3, classic conditioning. Number 4, operant conditioning. Number 5, latent learning. Number 6, inside learning. ये 6 किस्में हैं लर्निंग बिहेवियर की जो एनिमल्स में पाई जाती है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए तो हैबिचुएशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लर्निंग बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर की सबसे सिंपलेस्ट टाइप जो है वो क्या है, हैबिचुएशन है। और लर्निंग बिहेवियर की जो सबसे मोस्ट डेवलप्ड टाइप है वो इनसाइड लर्निंग है। याद रखिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लर्निंग बिहेवियर हैबिचुएशन, एंड द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ द लर्निंग बिहेवियर इज इनसाइड लर्निंग। ये आपने जो है वो क्या करना है, अच्छे से याद रखना है एमसीक्यू में अगर पूछा जाए। तो आइए हम सबसे पहले आते हैं हैबिचुएशन की तरफ। तो हैबिचुएशन की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैंने हेडिंग लगा ली हैबिचुएशन की और मैंने लिखा इट इज अ सिंपलेस्ट एंड बेसिक टाइप ऑफ लर्न बिहेवियर इन विच एनिमल स्टॉप रेस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड स्टिमुलस विच इज नाइदर बेनिफिशियल नॉर हार्मफुल। तो यहां हमने कहा कि ये लर्न बिहेवियर की सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक टाइप है, जिसमें क्या होता है, एनिमल जो होता है वो रेस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। एनिमल जो होता है एक वक्त के बाद क्या होता है, रेस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। रेस्पॉन्ड किस चीज को करना छोड़ देता है, टू रिपीटेड स्टिमुलस। बार बार अगर एक स्टिमुलस मिल रहा होता है, बार बार एक स्टिमुलस मिलता है, तो एनिमल एक वक्त के बाद उसको रेस्पॉन्ड करना क्या कर देता है, छोड़ देता है। शर्त है कि वो स्टिमुलस क्या हो, विच इज नाइदर बेनिफिशियल नॉर हार्मफुल, जो उसके लिए लॉन्ग टर्म में ना फायदेमंद हो, ना ही लॉन्ग टर्म में उसके लिए क्या हो, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो। तो एनिमल क्या करता है, एनिमल जो होता है वो रेस्पॉन्ड करना क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हैबिचुएशन। क्या कहते हैं उसे हम, हैबिचुएशन हम कहते हैं। या सिंपल अल्फाज में अगर मैं हैबिचुएशन की बात करूँ ना, हैबिचुएशन का मतलब किसी चीज़ का आदी हो जाना, किसी चीज़ का क्या हो जाना, आदी हो जाना। तो अल्लाह ताला ने जानदारों में स्पेशली इंसान में किसी भी चीज़ का आदी होने की सलाहियत रखी हुई है, हैबिचुएशन रखी हुई है। जैसे अगर हमें पहले बुक वाली एग्जांपल डिस्कस करने के बाद फिर हम अपनी एग्जांपल की भी बात करते हैं। जैसे एग्जांपल में कहा गया, बर्ड फीडिंग अलोंग अ रोड साइड हैबिचुएट टू द कार एंड बसेस पासिंग एट अ फ्यू फीट। वो परिंदे जो रोड के किनारे पर क्या करते हैं, फीड करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा रोड के पास ये वो फुटपाथ वगैरह होती है ना, उस पर अक्सर लोग बाजरा वगैरह या अनाज वगैरह कोई चीज़ फेंक के जाते हैं। परिंदे जो होते हैं वो अक्सर आकर क्या करते हैं, वो बाजरा वो अनाज क्या कर रहे होते हैं, वो खा रहे होते हैं। परिंदे जो होते हैं वो अक्सर वो बाजरा वो अनाज क्या कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। स्टार्टिंग में अगर करीब से गाड़ी गुजरे या स्टार्टिंग में अगर बस अगर गुजरना शुरू हो जाए तो वो परिंदे फौरन से उड़ जाते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद बार बार गाड़ियां जब वहां से गुजरती हैं, बार बार बसें वहां से गुजरती हैं, तो एनिमल जो होते हैं वो उस स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, क्योंकि बसों का करीब से गुजर जाना ना उनके लिए फायदेमंद था,
ना ही बसों का करीब से गुजर जाना उनके लिए नुकसान देता। तो एनिमल क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। परिंदे जो होते हैं वो आदी हो जाते हैं कि यार भले बसें करीब से गुजर रही हैं, वो मजे से रोड पर क्या कर रहे हैं, रोड या फुटपाथ पे क्या कर रहे हैं, बाजरा अनाज जो है वो खा रहे हैं। इनको पता है कि ये बस या ये गाड़ी इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ना ही कोई फायदा पहुंचाएगी। इसी तरीके से दूसरा कहा जा रहा है, सिटी ड्वेलर पीपल हैबिचुएट टू नाइट टाइम ट्रैफिक साउंड। सिटी ड्वेलर जो हैं, शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो आदी होते हैं नाइट टाइम ट्रैफिक साउंड। रात के वक्त गाड़ियों का जो शोर शराबा होता है ना, रात के वक्त अक्सर जो होते हैं ना, बिल्डिंगों के जो फ्लैट होते हैं वो रोड के पास होते हैं, और रोड पर होते हैं तो क्या होता है, जो है वो रोड पर जो है ना अक्सर गाड़ियां जो है वो रात भर जो है वो ट्रैफिक का साउंड होता है, गाड़ियां बसें ट्रक। रात के वक्त स्पेशली कराची में तो हेवी लोडेड गाड़ियां चल रही होती हैं, बड़े बड़े कंटेनर और बड़ी बड़ी ट्रकें जो है वो बहुत तेज रफ्तारी से जो है वो मेन रोड पे गुजर रही होती हैं। तो अक्सर क्या होता है, शहर के रहने वाले जो लोग होते हैं वो रात के वक्त के ट्रैफिक साउंड के क्या हो चुके होते हैं, रात के वक्त के ट्रैफिक साउंड के क्या हो चुके हैं, वो आदी हो चुके होते हैं। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है, जिसे हम क्या कहते हैं, हैबिचुएशन। तो अगर आपको ये हैबिचुएशन समझ में आ गया है, गौर से सुनिएगा, अगर आपको ये हैबिचुएशन समझ में आ गया है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो, ताकि मैं दूसरी लर्निंग वाली टाइप पे जाऊं, क्योंकि ये थ्योरी है ना, इसलिए मुझे बार बार कंफर्म भी करना पड़ेगा। हैबिचुएशन अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में आप जल्दी से यस लिखेंगे, ताकि मैं लर्निंग बिहेवियर की दूसरी टाइप को डिस्कस करना शुरू करूं। जल्दी शाबाश। और सिर्फ वहीद खानजादा को ही समझ में आया जो लाड़काना से इस वक्त सुन रहे हैं। बाकी बच्चों का जवाब, सना ने यस कहा, नेहा ने यस कहा, अलीशा ने, लूसीफर ने कहा है यस। चले भाई, बाकी बच्चों के भी जो है वो कमेंट में यस आंसर आ गया। तो अब मैं क्या करता हूं, दूसरी लर्निंग टाइप पे हम बढ़ते हैं। चले भाई, तो अब दूसरी किस्म हमारे पास है इम्प्रिंटिंग। द टर्म इम्प्रिंटिंग was coined by Konrad Lorenz. It occurs during early stage in the life of birds and mammals. During this period, called sensitive period, the animal is primed to learn a specific information which is then incorporated into innate behavior. अब यहाँ हम ये बात करते हैं कि ये जो इम्प्रिंटिंग का जो वर्ड है ना, सबसे पहले यूज करने वाले साइंसदान का नाम था कोनार्ड लॉरेंस। कोनार्ड लॉरेंस नाम के साइंसदान ने सबसे पहले जो है वो इम्प्रिंटिंग का जो है वो वर्ड यूज किया, और उसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया, इट अकर्स ड्यूरिंग वेरी अर्ली स्टेज इन द लाइफ ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। इम्प्रिंटिंग का जो बिहेवियर होता है, गौर से सुनिएगा, इम्प्रिंटिंग का जो बिहेवियर होता है वो परिंदों या मैमल्स की जिंदगी की बिल्कुल अर्ली स्टेज में जो है ये नोट किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉल्ड सेंसिटिव पीरियड, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, सेंसिटिव पीरियड। द एनिमल इज प्राइम टू लर्न अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इस सेंसिटिव पीरियड में एनिमल जो होते हैं, कहते हैं कि वो मखसूस इंफॉर्मेशन को हासिल करना क्या करते हैं, सीखते हैं, विच इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू इनेट बिहेवियर, जो कि बाद में उसके इनेट बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। बाद में जिंदगी भर जो है वो उसको क्या कर रहा होता है, इनेट बिहेवियर की तरह उसको फॉलो करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त जो लाइव हमें सुनने वाले हैं, इस्लाम में बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म किस उम्र में कहा गया, किस उम्र में बच्चों को नमाज पढ़ने का हमें हुक्म देना चाहिए? शाबाश, इस वक्त किसी को अगर आता है तो मुझे बताओ, नमाज पढ़ने का हुक्म बच्चों को किस उम्र में देना चाहिए? शाबाश, जल्दी से, इस वक्त अगर किसी को पता हो तो जल्दी से मुझे बताएं, टाइम वेस्ट ना हो, ताकि मैं फिर इसके एग्जाम्पल करें। अगर नहीं पता तो फिर मैं ही बताना शुरू कर देता हूं जल्दी से। नमाज पढ़ने का हुक्म जो है, नमाज पढ़ने का हुक्म बच्चों को 7 साल की उम्र में, गुड शाबाश, 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए। और 10 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में अगर बच्चा नमाज ना पढ़े तो उसको मार कर पढ़ाया जाए। गौर से सुनिएगा, 7 साल की उम्र में उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए, और 10 साल की उम्र का अगर बच्चा हो जाए और अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसको सजा भी दे सकते हैं, उसके ऊपर सख्ती की जाए कि वो नमाज पढ़े। और 12 साल के बाद उसके ऊपर नमाज फर्ज हो जाती है। 12 साल के ऊपर बाद जो है उसके ऊपर नमाज जो है वो क्या हो जाती है, फर्ज हो जाती है। तो सवाल ये है कि 12 साल के बाद नमाज फर्ज हुई ना, 7 साल में उम्र फर्ज नहीं, 7 साल में नमाज फर्ज नहीं है, 8 साल में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में, हालांकि सख्ती करने का हुक्म दे दिया गया इस्लाम में, बच्चे के ऊपर सख्ती करो, जबकि ऊपर इसके ऊपर नमाज तो फर्ज ही नहीं है। तो इसका जवाब है इम्प्रिंटिंग, क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी जिंदगी के किस स्टेज में है, सेंसिटिव पीरियड। याद रहे, इस्लाम जो है वो एक दीन
मुकम्मल दीन है, जो साइंटिफिकली तौर पर भी जो है वो बहुत सी चीज़ों को क्या करता है, जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। तो यहाँ हमने कहा कि सेंसिटिव पीरियड, देखो आज साइंसदान मानते हैं ना, साइंस ये बात मानती है कि सेंसिटिव पीरियड में जिस जानदार से जो काम करवा लो ना, फिर वो जिंदगी भर उसको फॉलो करेगा। 7 साल की उम्र में आपने एक बच्चे को नमाज पढ़ने की हिदायत दे दी, वो बच्चा जो है वो प्यार मोहब्बत से आपने किसी भी तरीके से उसे नमाज का आदी बना दिया ना, 7 साल की उम्र में, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल में तो आपके पास अब लिमिटेशन आ रही है ना कि भाई उसका सेंसिटिव पीरियड खत्म होने वाला है। सख्ती करो, 12 साल से पहले पहले उसे नमाज का आदी बना दो। और अगर आपने 7 से 12 साल के दरमियान में उसे नमाज पढ़ने का आदी बना दिया, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे कोई टॉफी देकर, कोई पनिशमेंट देकर, सख्ती देकर, किसी भी तरीके से आपने नमाज का आदी बना दिया, तो फिर वो बच्चा बआसानी जिंदगी भर 5 टाइम की नमाज पढ़ते हुए से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके सेंसिटिव पीरियड में उसको एक लर्निंग करवा दी। आपने उसे सेंसिटिव पीरियड के अंदर क्या करवा दी है, उसे एक लर्निंग करवा दी है कि भाई इस उम्र के अंदर नमाज पढ़नी है, एक मुसलमान पर नमाज 5 टाइम की फर्ज है। और आपने इसके ऊपर मेहनत कर ली ना, फिर वो बच्चा जो है वो जिंदगी भर क्या करेगा, आसानी 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा, जिसका अजर आपको भी मिलेगा, जिंदगी भर मिलता रहेगा, मरने के बाद भी मिलता रहेगा, जब तक वो बच्चा नमाजें पढ़ता रहेगा। लेकिन अगर सेंसिटिव पीरियड में अगर आपने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, सेंसिटिव पीरियड में आजकल की अम्माएं जो है वो मोबाइल में लगी हुई होती हैं, आजकल की अम्माएं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ों में लगी हुई है ना, तो सेंसिटिव पीरियड में बच्चों को नज़रअंदाज करती है, ट्यूशन वाली बाजी के पास भेज देती है। अब बच्चा नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, मदरसा भेज दिया, अपने तौर पर कोई तरबियत करने का जो है वो उनका कोई रुझान नहीं है। और अगर अपने तौर पर तरबियत करने का रुझान नहीं है, लापरवाही की, उसके नखरे बर्दाश्त किया, उसका गुस्सा बर्दाश्त किया, और इस उम्र में अगर वो बदतमीजी कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है, कोई ऐसी फजूल बात कर रहा है जिसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, कभी तो बच्चा है, अभी तो बड़ा ही नहीं हुआ, अभी तो बच्चा है, फिर वो बड़ा होकर भी जिंदगी भर क्या करेगा, बदतमीजी करता रहेगा। सबसे जो है वो अच्छे बड़े की तमीज़ उसको नहीं पता होगी। तो इसलिए याद रखना कि जो भी काम करना है वो क्या करना है, जो भी काम करना है वो सेंसिटिव पीरियड में करना है। सेंसिटिव पीरियड में आपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर दी ना, वो बच्चा सारी जिंदगी जो है वो अच्छे डिसिप्लिन में काम करेगा। इसी तरीके से सेंसिटिव पीरियड में नमाज पढ़ने का आदी बना दिया, वो जिंदगी भर जो है वो बआसानी तरीके से क्या करेगा, नमाज पढ़ेगा। तो ये बड़ा इम्प्रिंटिंग का बिहेवियर जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। अब हम आते हैं बुक में क्या एग्जाम्पल दी गई। बुक में जो है वो कॉनार्ड लॉरेंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एग्जाम्पल, डकलिंग फॉलो द फर्स्ट लार्ज noisy moving object, moving object they see, moving object they see after hatching, thereafter they will continue to follow the same object even if their true mother is there। अब देखो भाई क्या कहना चाह रहा है, गौर से सुनिएगा। डकलिंग जो है ना, बतख के बच्चों की बात हो रही है। कोनार्ड लॉरेंस ने एक तजर्बा किया कि बतख के बच्चे जब अंडे से बाहर निकलते हैं, हैचिंग आउट का मतलब होता है अंडे से बाहर निकलना, हैच का मतलब अंडे से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बतख के जो चूजे होते हैं उनके सामने एक खिलौना रख दिया, एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, आवाज भी प्रोड्यूस कर रहा है और हरकत भी कर रहा है। तो बतख के बच्चे अंडे से बाहर निकलने के बाद जब उसको देखते हैं, बतख के बच्चे जब अंडे से बाहर निकलने के बाद उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, चाहे वो कोई खिलौना ही क्यों ना हो, जो आवाज कर रहा हो, जो हरकत कर रहा हो, वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो बतख के चूजे उसके पीछे आगे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जब उनकी हकीकी मदर को, उसकी सच्ची मदर को, सच्ची माँ को उसके सामने रखते हैं, तो वो बतख के बच्चे उसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। बतख के बच्चे उसी खिलौने के पीछे जो है वो मूव कर रहे होते हैं, अपनी माँ को फॉलो नहीं करते। वजह क्या थी, उसने उन बतख के सेंसिटिव पीरियड में, उसने उस बतख के सेंसिटिव पीरियड में उसे एक लर्निंग करवा दी, उसे जो चीज़ दिखा दी, बच्चा क्या करता है, गौर से सुनिएगा। सेंसिटिव पीरियड में बच्चे को क्या की है, सेंसिटिव पीरियड में जो है वो बच्चे को क्या कर दिया है, एक खिलौना क्या कर दिया है, दिखा दिया, हरकत करता हुआ चूजे, अब चूजे उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। तो उनके दिमाग में जो सेंसिटिव पीरियड में बात बिठा दी गई है, अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो चूजे उसी को फॉलो कर रहे हैं, अपनी माँ को फॉलो नहीं कर रहे। तो इसीलिए याद रखिएगा, इंसान की ज़िंदगी में या जानवर की ज़िंदगी में सेंसिटिव पीरियड बड़ी अहमियत रखता है। और उस बिहेवियर को हम क्या नाम देते हैं, उस बिहेवियर को हम नाम देते हैं इम्प्रिंटिंग का। तो अगर ये इम्प्रिंटिंग का बिहेवियर समझ में आया तो कमेंट में जल्दी से लिखो ताकि हम आगे बढ़ सकें।
जल्दी। लाइव सुनने वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर उनको इम्प्रिंटिंग का बिहेवियर अगर अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो ताकि मैं आगे जल्द से जल्द बढ़ सकूं। जल्दी, शाबाश। इम्प्रिंटिंग का बिहेवियर अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट में यस लिखें ताकि आगे बढ़ें। तो सिर्फ मरियम और सना ने रिप्लाई किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आप कमेंट में यस लिखें अगर समझ में आ गया है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। गुड, शाबाश। अब आते हैं हम तीसरे बिहेवियर की तरफ जिसे हम कहते हैं क्लासिक कंडीशनिंग। क्या कहते हैं जिसे हम? क्लासिक कंडीशनिंग, या जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन कंडीशनिंग भी हम कहते हैं। इसके दो नाम हैं। इन क्लासिक कंडीशनिंग एन एनिमल learns to give a response to an irrelevant stimulus associated with reward or punishment। क्लासिक कंडीशनिंग की अगर हम बात करते हैं ना, इन क्लासिक कंडीशनिंग एन एनिमल लर्न्स टू गिव अ रेस्पॉन्स टू एन इररेलेवेंट स्टिमुलस। एक स्टिमुलस होगा, वो क्या होगा? इररेलेवेंट होगा, जिसकी कोई मखसूस डायरेक्शन नहीं है, कोई मखसूस उसका लिंक नहीं होगा। एक इररेलेवेंट सा स्टिमुलस होगा जिसमें एनिमल जो होगा, जानदार जो होगा, वो उसको रेस्पॉन्स करना क्या हो जाएगा? सीख जाएगा। जिसका ताल्लुक रिवॉर्ड से, यानी उसके जिसका ताल्लुक इनाम से हो, या जिसका ताल्लुक किससे हो? पनिशमेंट से हो। जिसका ताल्लुक रिवॉर्ड से हो या जिसका ताल्लुक हो पनिशमेंट से। अब ये चीज तब समझ में आएगी जब मैं इसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि क्लासिक कंडीशनिंग में क्या कह रहा है। इसकी क्लासिक कंडीशनिंग की अगर मैं बात करता हूं, एवन पॉल्फ साइंसदान का नाम है, अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट परफॉर्म क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन डाइजेशन इन डॉग। एवन पॉल्फ एक रशिया से ताल्लुक रखने वाले फिजियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किस पर? ऑन डाइजेशन इन डॉग। डॉग के हाजमे पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया। ही फर्स्ट प्लेस ड्राइड मीट पाउडर इनटू अ डॉग माउथ कॉजिंग रिलीज ऑफ सलाइवा। उसने सबसे पहले क्या किया? ड्राइड मीट पाउडर जो है ना, ये कुत्तों की अलग से गिजा आती है, स्पेशली जो कीमे से तैयार की जाती है, गोश्त से जो है वो क्या की जाती है? तैयार की जाती है। और डॉग का अल्लाह ताला ने जो निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है कि जब भी कोई चीज़ वो खाते हैं ना, जब वो कोई चीज़ खाते हैं तो उनके मुंह से सलाइवा की सिक्रीशन जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि मुंह से जो है वो झाग निकलते हुए नजर आते हैं। बहुत से कुत्तों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से कुत्तों में ये बात नोट की गई है कि जब वो कोई चीज़ खाते हैं तो उनकी सलाइवा की सिक्रीशन जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि अक्सर जो है वो मुंह से झाग निकलते हुए नजर आते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया? ही फर्स्ट प्लेस ड्राइड मीट पाउडर इनटू अ डॉग माउथ। डॉग के माउथ में उसने ड्राई मीट पाउडर रखा, कोजिंग रिलीज ऑफ सलाइवा, जिसकी वजह से उसके माउथ से सलाइवा की सिक्रीशन क्या होगी? बढ़ गई, जो कि बाहर से नजर आई। देयर आफ्टर, उसके बाद उसने क्या किया? ही रैंग अ बेल जस्ट बिफोर प्रेजेंटिंग मीट पाउडर। उसके बाद उसने क्या किया? मीट पाउडर देने से पहले एक घंटी बजाई। क्या की? मीट पाउडर देने से पहले उसने क्या की? घंटी बजाई। द प्रोसेस वॉज रिपीटेड सेवरल टाइम। बार बार ये प्रोसेस रिपीट करवाया। हर बार ड्राई मीट पाउडर देने से पहले घंटी बजाई, फिर ड्राई मीट पाउडर देने से पहले घंटी बजाई, ड्राई मीट पाउडर देना है, फिर घंटी बजाई, फिर दे रहा है। बार बार ये प्रोसेस को उसने रिपीट करवाया। लेटर द डॉग स्टार्टेड सलाइवेटिंग एट रिंगिंग ऑफ द बेल रादर देन सीइंग द मीट। बार बार ये प्रोसेस रिपीट करवाने के बाद उसने नोट किया कि डॉग के मुंह से, कुत्ते के मुंह से जो है वो सलाइवा जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है मीट पाउडर दिए बगैर। सिर्फ घंटी बजती थी, क्या होती थी? घंटी बजती थी, और उसके माउथ से जो है वो सलाइवा क्या होता था? घंटी बजना शुरू हो जाती थी, और उसके माउथ से क्या हो जाता था? सलाइवा जो है वो गिरना शुरू हो जाता था। इसका मतलब क्या था कि घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते को आइडिया हो जाता था कि अभी मुझे ड्राई मीट पाउडर मिलने वाला है। घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते को ये फील हो जाता था कि हाँ, अब मेरा मालिक मुझे क्या करेगा? ड्राई मीट पाउडर देगा, और उसके मुंह में पानी आना शुरू जाता। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, यार बिरयानी की खुशबू तो ऐसी आ रही थी मुंह में पानी आ गया, सुना कभी? तो उसमें क्या होता था? प्रीवियस एक्सपीरियंस, सिर्फ खुशबू आती थी और हमें आइडिया हो जाता था यार इसका जायका कैसा होगा। तो एक महावरतन जो है वो अक्सर मिसाल होती है ना कि यार खाने की खुशबू ऐसी थी, खुशबू महसूस करके क्या हो गया? मुंह में पानी आ गया। तो ये अक्सर जो एक कहावत होती है वो इसी से रिलेटेड ही है। सेम डॉग बेचारे के साथ भी यही हुआ कि जब घंटी बजती थी तो उसको ऐसा फील होता था कि यार ड्राई मीट पाउडर आएगा, और वो क्या कहता था कि यार मुंह में पानी आ गया, मतलब उसका सलाइवा तो मुंह से क्या होता है? नजर आना शुरू हो जाता था। तो हमने कहा कि ये एक ऐसी कंडीशनिंग है जिसमें एनिमल को रिवॉर्ड दिया जाता है या पनिशमेंट दिया जाता है,
और इसमें स्टिमुलस क्या होता है, इररिलेवेंट होता है, कोई मखसूस स्टिमुलस नहीं होता, घंटी हो सकती है और भी बहुत सारी क्या है पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस कंडीशनिंग को हम नाम देते हैं क्लासिक कंडीशनिंग या एसोसिएशन कंडीशनिंग का भी हम क्या करते हैं, इसे नाम देते हैं। अगर आपको यही क्लासिक कंडीशनिंग समझ में आ गया है तो कमेंट में जल्दी से इस लिखो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। क्लासिक कंडीशनिंग अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जल्दी, शाबाश। सिर्फ सना हारून ने यस का है, बाकी बच्चों जल्दी से कमेंट में यस लिखो ताकि मैं चौथी एग्जाम्पल की तरफ जाऊं। याद रहे ये बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग सवाल बनकर आता है, तो इसे पहली फुर्सत में आपने अच्छे से लिखना है और याद भी करना है। चले भाई, अब तीसरी हमारे पास आ जाती है, चौथी लर्निंग जो है ऑपेरेंट कंडीशनिंग, जिसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहते हैं। ऑपेरेंट कंडीशनिंग जिसे क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी हम उसे कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन दिस काइंड ऑफ लर्निंग एन एनिमल learns to associate one of its behavior to receive एन अवार्ड और पनिशमेंट। देखो ऑपरेंट नाम से ही पता चल रहा है ना कि इसमें एनिमल जो होगा वो कोई चीज ऑपरेट करने का तरीका कार क्या होगा, सीखेगा, और इसका ताल्लुक भी जो होगा वो किससे होगा, अवार्ड और पनिशमेंट। इसका ताल्लुक भी किससे होगा, अवार्ड या पनिशमेंट से होगा। तो ये चीज भी आपको तब समझ में आएगी जब मैं इसकी एग्जांपल बताता हूं जो बुक वाली है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एग्जांपल में मैं आपको थोड़ा यहां समझाता हूं। एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था B.F. स्किनर, डेवलप अ बॉक्स कॉल्ड स्किनर बॉक्स। उसने एक बॉक्स डेवलप किया जिसका नाम रखा स्किनर बॉक्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन कंडीशनिंग विद हंग्री पिजन और माइस। कुछ किताबों के मुताबिक उसने क्या किया, एक बॉक्स बनाया जिसे नाम दिया स्किनर बॉक्स का, और कुछ किताबों के मुताबिक उस बॉक्स में एक भूखे कबूतर को रखा, हंग्री पिजन। कुछ किताबों के मुताबिक उसने क्या किया है, हंग्री पिजन, एक भूखे कबूतर को रखा, या कुछ किताबों के मुताबिक एक हंग्री माइस को, चूया को उसने रखा। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज अ लीवर विच ऑपरेट अ फूड सप्लाई। अब देखो मैं आपको यहां डायग्राम से समझाता हूं। उसने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया। चलो मैं यहां बॉक्स बना के बता देता हूं। ये एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स को गौर से सुनिएगा, उस बॉक्स को नाम दिया उसने स्किनर बॉक्स। क्या नाम दिया उसे, स्किनर बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर एक लीवर, यानी आप समझ ले कोई एक बटन नुमा कोई चीज थी। उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक बटन नुमा कोई चीज थी जिसे उसने नाम दिया लीवर का। अब उसने क्या किया है, हंग्री पिजन जो है वो क्या किया है, हंग्री पिजन उस बॉक्स में रखा। अब कबूतर जब भूखा होता है ना वो एक जगह ठहरता नहीं, वो चक्कर लगा रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कबूतर जब भूखे होते हैं तो कबूतर क्या होते हैं, गर्दन झुकाए क्या करते हैं, तेजी से क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जिसने कबूतर पाला होगा तो उसको बहुत ज्यादा आइडिया होगा। तो कबूतर जब भूखा होता है तो तेजी से क्या करता है, चक्कर लगा रहा होता है। ये इसकी निशानी होती है कि उसे क्या लगी है, भूख लगी है। तो उसने क्या किया, एक बॉक्स बनाया जिसे नाम दिया गया स्किनर बॉक्स। और उस स्किनर बॉक्स के अंदर उसने या तो कुछ किताबों के मुताबिक भूखे पिजन को, या कुछ किताबों के मुताबिक उसने जो है वो माइस को रखा। और वो माइस या पिजन जो है वो मुसलसल क्या कर रहा था, भूख की वजह से क्या कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। तो हुआ ये कि इत्तफाकन उसका पाँव जो है वो लीवर पे पड़ा, एक बटन पे पड़ा। और ये लीवर जो था, ये बटन जो था वो ऐसे प्रेस किया हुआ था कि जैसे ही इसको प्रेस किया जाता तो खाने का एक छोटा सा सैंपल आ जाता था, खाने का एक छोटा सा सैंपल जो है उसके सामने आ जाता था। तो भूखा कबूतर जब चक्कर लगा रहा होता है और उसके ऊपर गलती से जब पाँव पड़ जाता है तो खाने का सैंपल उसके सामने क्या होता है, आ जाता है। तो कबूतर क्या करता है, खा जाता है, वो सैंपल खाता है। फिर चक्कर लगा रहा है, पेट तो नहीं भरा ना, फिर चक्कर लगा रहा है, फिर चक्कर लगा रहा है, फिर गलती से उसका पाँव जो है वो यहां पड़ता है, फिर खाने का सैंपल आ जाता है। बार 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 इत्तफाकन तौर पर लीवर पर, बटन पर पाँव पड़ने से खाने का सैंपल जब आना शुरू हो जाता है तो फाइनली कबूतर या माइस जो है वो सीख जाती है कि जब भी भूख लगेगी क्या करना है, बटन प्रेस करना, खाना आ जाएगा, खत्म। अब वो चक्कर नहीं काट रहे थे। एनिमल जो था वो क्या था, अब वो चक्कर नहीं लगा रहा था। अब वो सीख चुका है कि जब भी मुझे भूख लगेगी, अब वो सीख चुका है कि जब भी मुझे भूख लगेगी मुझे क्या करना है, सिर्फ इस बटन पर जाना है और क्या करना है, बटन जो है वो प्रेस करना है और मेरे पास क्या आ जाएगा, खाना आ जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा सर्कस में शेर, आपने अक्सर देखा होगा सर्कस में बंदर, अलग अलग किस्म के करतब जो है वो दिखा रहे होते हैं। तो उनको ट्रेन कैसे किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है ऑपेरेंट कंडीशनिंग के जरिए। उनको ट्रेन किया जाता है किसके जरिए, इसी बिहेवियर के जरिए, ऑपेरेंट कंडीशनिंग के जरिए उसे क्या किया जाता है, उन्हें बाकायदा जो है वो सर्कस में शेर को ट्रेन किया जाता है।
अब ट्रेन करने के लिए या तो रिवॉर्ड से काम चल रहा है तो रिवॉर्ड से काम चलाते हैं, या जो है पनिशमेंट से काम चलाते हैं। याद रखिएगा, रिवॉर्ड से काम चल गया तो रिवॉर्ड से काम चला, या क्या होगा, पनिशमेंट से भी क्या होता है, काम चलता है। तो कहते हैं ना कि सर्कस का शेर जो होता है वो चाबुक से भी क्या हो जाता है, सीख जाता है छलांग लगाना। तो उसमें क्या होता है, पनिशमेंट होती है। शेर को रिवॉर्ड से अगर बात नहीं बनती तो उसकी क्या होती है, चाबुक से उसकी पिटाई होती है। उसको पता है कि अगर मैं जंप नहीं लगाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे चाबुक से क्या करेगा, मारेगा। तो ये बार बार, पहले तो उसको जो है वो क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो बार बार जो है उसमें क्या है कि ये भूखा कबूतर जो है वो सीख जाता है कि जब भी भूख लगेगी तो खाना उसके सामने आएगा। तो हमने कहा कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था बीएफ स्किनर, उसने डेवलप किया एक बॉक्स जिसका नाम दिया गया स्किनर बॉक्स का। और उसने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ किताबों के मुताबिक हंग्री पिजन का इस्तेमाल किया और कुछ किताबों के मुताबिक माइस का क्या क्या इस्तेमाल किया। और फिर कहा गया कि बॉक्स के अंदर, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज अ लीवर, एक बटन नुमा कोई चीज थी, विच ऑपरेट अ फूड सप्लाई, जिससे क्या होता था, खाने की सप्लाई प्रोवाइड की जाती थी। व्हेन द लीवर वाज प्रेस्ड बाय द एनिमल, अ सैंपल ऑफ फूड वाज डिलीवर्ड। जब भी क्या होता था, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर बटन पे पांव पड़ता था तो खाने का एक सैंपल आता था। आफ्टर सेवरल एक्सीडेंटल इंसिडेंट ऑफ प्रेसिंग द लीवर, बार बार हादसाती तौर पर जो है वो लीवर पे पांव पड़ने के बाद क्या हो जाता है, द हंग्री एनिमल्स लर्न टू प्रेस द लीवर एट द टाइम ऑफ देयर हंगर। एक भूखा जानवर ये सीख जाता है कि जब भी उसे भूख लगेगी, जब भी उसे भूख लगेगी वो क्या करेगा, लीवर को प्रेस करेगा और खाना उसके सामने क्या हो जाएगा, सामने हाजिर हो जाएगा। तो इस लर्निंग को हम नाम देते हैं, इस लर्निंग को हम क्या नाम देते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग या ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी हम कहते हैं। तो ये हमारे पास लर्निंग नंबर था 4। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे बताओ। अगर आपको ये जल्दी से समझ अगर आ गया है तो मुझे आप बता दें जल्दी से, अगर समझ में आया है तो आप कमेंट में जल्दी से इस लिखें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। शाबाश, सिर्फ सना हारून ने यस कहा है, बाकी बच्चों शाबाश, बाकी बच्चे जल्दी बताएं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट में जल्दी से लिखें। ओके, एरर लर्निंग इसलिए कहते हैं कि इसमें एरर के चांस होते हैं ना, इसमें एरर के चांस होते हैं, परफेक्शन तो नहीं आएगी ना। बार बार क्या था, एक्सीडेंटली था। अब एक्सीडेंटली मुझे बताओ, क्या एनिमल परफेक्टली 100% सीख जाएगा या इसमें एरर के चांस होते हैं। आग, एक रिंग बनाई जिसके चारों तरफ आग लगा दी है, हमने जानवर को ट्रेन किया है कि उस रिंग के गिर्द क्या करना है, चक्कर लगा, जंप लगानी है। अब जंप तो वो लगा लेगा बार बार प्रैक्टिस के बाद, लेकिन एरर का चांस तो है ना कि गलती से वो बेचारा जानवर जो है या इंसान अगर जंप लगा रहा है तो उस आग वाली रिंग से क्या हो सकता है, टच हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें एरर के चांस होते हैं। फिर हमारे पास लर्निंग की एक पांचवी किस्म आ गई है, लेटेंट लर्निंग। दैट टाइप ऑफ लर्निंग विच इज नॉट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर स्टिमुलस and is not normally rewarded or punished but is utilized in different situation at a later time is called latent learning। हमने कहा ये वो लर्निंग की किस्म है जो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस से भी रिलेटेड नहीं है और इसमें अक्सर रिवॉर्ड का भी कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसमें अक्सर पनिशमेंट का भी ताल्लुक नहीं होता। लेकिन ये मुख्तलिफ सिचुएशन में जो है वो क्या होती है, ये लर्निंग जो होती है वो क्या होती है, यूटिलाइज होती है। अब ये लेटेंट लर्निंग की मैं एग्जांपल आपके सामने रखूंगा ना, फिर आपको जो है ये अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एग्जांपल पहले बुक वाली एग्जांपल देते हैं, गौर से सुनिएगा। अब जो है इस एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो हमने क्या रखा हुआ है, यहां हमने रखा हुआ है एक मेज। मेज हम कहते हैं भूल भुलैया को, क्या कहते हैं हम, मेज हम कहते हैं भूल भुलैया को। अब भूल भुलैया की अगर मैं बात करता हूं, वो मैंने क्या की है, यहां बनाई है। अब क्या की, मेज बना दी ना, मेज क्या है, भूल भुलैया। अब यहां क्या किया है, एक कोने पर गौर से सुनिएगा, एक कोने पर हमने जो रखा हुआ है वो रखा है चीज। एक कोने पे क्या रखा हमने, एक कोने पे रखा हुआ है इस मेज के, हमने रखा चीज। और दूसरे कोने पर हमने जो है वो रखी है माइस, चूया। मैं कान बना देता हूँ, चलो भाई ये चूया बना दी हमने। चलो भाई चूया ऐसे ही गुजारे लायक, चलो भाई गुजारे लायक हमने चूया जो है वो बना दी। अब आपको पता है कि चूहे की जो बेहतरीन गिजा जो है वो चीज़ है। चूहा जो होता है वो चीज़ के पीछे खुशी खुशी जाता है और उसकी फेवरेट डिश है। तो क्या हुआ कि इसको टनल में घुसारा। अब टनल में अंधेरा था, टनल में क्या था, अंधेरा था, उसको चीज़ नज़र नहीं आ रहा।
अब चूहा क्या करता है, उसकी उसकी खुशबू, उसकी स्मेल जो होती है ना, उससे ये टनल से क्या होता है, गुजरता है गुजरता है गुजरता है। ये चूहा गुजरा गुजरा गुजरा, फिर इसको कुछ नजर नहीं आ रहा, फिर भी जहां जहां खुशबू आ रही है वहां से गुजरते 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 ये चूहा जो है वो गुजरते 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 फाइनली जो है वो कहाँ पहुंच गया, चीज पर पहुंच गया। पहली बार जब ये चूहा पहुंचा तो उसको जो वक्त लगा था वो करीब करीब 4 मिनट और 30 सेकंड लगे थे। पहली बार चूहा जब यहां पहुंचा ना, 4 मिनट और 30 सेकंड के अंदर जाकर क्या हो गया, चूहा यहां पहुंचा था। दूसरी बार चूहे को यहीं रखा, चीज को दोबारा, चीज के दूसरे टुकड़े को यहीं रखा, दूसरी बार चूहे को यहीं रखा हुआ है और अब इसको छोड़ा गया। फिर वो नजर तो कुछ नहीं आ रहा, अंडरग्राउंड टनल है ये पूरा, भूल भुलैया है। तो वो खुशबू को फील करते 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 ये चीज तक पहुंचा। और अब की बार से 3 मिनट और कुछ सेकंड लगे थे, अब की बार 3 मिनट और कुछ सेकंड लगे थे। बार बार चूहे को क्या करते हैं, बार बार चूहे को हम क्या करते हैं, इस भूल भुलैया से, इस मेज से क्या करते हैं, हम गुजारते हैं। तो फाइनली ये चूहा, गौर से सुनिएगा, मल्टीपल टाइम, सेवरल टाइम इस प्रोसेस को रिपीट करने के बाद तो फाइनल हमारे पास जब चूहा जब पहुंचता है तो 12 सेकंड में, हैरत की बात है, 12 सेकंड में वो चूहा जो है वो तेजी से क्या हो जाता है, चीज तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ माउस परफेक्ट। प्रैक्टिस ने चूहे को क्या बना दिया, परफेक्ट बना दिया भाई। 4 मिनट 30 सेकंड, साढ़े 4 मिनट का काम जो है वो प्रैक्टिस ने चूहे को क्या करवा दिया है, 12 सेकंड में करवाने में मजबूर कर दिया। तो सोचो, प्रैक्टिस मेक्स अ माउस परफेक्ट ना, क्या बना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ माउस परफेक्ट। प्रैक्टिस ने क्या किया है, माउस को क्या बनाया, परफेक्ट बनाया। हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। हमारे लर्निंग का जो बिहेवियर है वो दूसरे जानदारों के मुकाबले में बड़ा यूनिक और जबरदस्त अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। तो अगर मैं कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ माउस परफेक्ट, तो मेरे पास जो अगला सेंटेंस होना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन मोर परफेक्ट। मैंने कहा प्रैक्टिस मेक्स अ माउस परफेक्ट, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन मोर परफेक्ट। हम अशरफुल मखलूकात हैं। अगर हम किसी चीज की प्रैक्टिस पर आ जाएं, गौर से सुनिएगा, अगर हम किसी चीज की प्रैक्टिस पर आ जाएं तो हमारी जो परफेक्शन है, गौर से सुनिएगा, हमारी जो परफेक्शन है वो इस चूहे के मुकाबले में क्या होगी, बताओ लाइव सुनने वाले बच्चों, हमारी क्या परफेक्शन चूहे के बराबर होगी या हमारी परफेक्शन चूहे के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होगी। हमारी परफेक्शन जो होगी वो चूहे के मुकाबले में, चूहे की कंपैरिजन के मुकाबले में क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ माउस परफेक्ट, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन मोर परफेक्ट। आदमी को जो है वो क्या करेगी, ज्यादा परफेक्ट बनाएगी। और आदमी जितनी ज्यादा मेहनत करता जाएगा, तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक बात बताता हूँ। बचपन में अक्सर जो है ना गेम खेला करता था मैं, बचपन में अक्सर जो है मैं क्या करता था, गेम खेलता था। और मेरी एक बुरी आदत है कि अगर मैं कोई गेम शुरू कर दूं तो उस गेम के आखिरी राउंड तक जब तक मैं नहीं पहुंच जाता था वो गेम में नहीं छोड़ पाता था। मैं रोज उसकी प्रैक्टिस करता था, रोज प्रैक्टिस के बाद उस गेम को दोबारा अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन प्ले करने के बाद जब तक उस गेम के मैं आखिरी राउंड तक नहीं पहुंच जाता था मैं उस गेम को छोड़ता नहीं था। ये मेरी एक बुरी आदत है कह दें या अजीब आदत के दो, उनमें से एक शामिल है। तो उसमें क्या था, लेटेंट लर्निंग। तो क्या था, बार 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 वीडियो गेम खेलने से हम क्या हो जाते थे, परफेक्ट हो जाते थे। तो इसमें हमने कहा कि यहां बुक में क्या है, इफ अ रेट इज प्लेस इन अ मेस, मेस कहते हैं भूल भुलैया, इट वॉज ऑब्जर्व दैट इट्स नेचुरल एबिलिटी द रेट वेरी सोन फाइंड इट्स वे आउट ऑफ द मेस विदाउट बीइंग रिवॉर्डेड एट द एंड ऑफ द मेस। और उसमें जरूरी नहीं है कि रिवॉर्ड भी हो, गौर से सुनिएगा, मैं जब गेम खेलता था मुझे गेम में कोई रिवॉर्ड थोड़ी मिलता था। यहाँ तो चलो चीज की हमने मिसाल दी थी, इसको रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन बार 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 प्रैक्टिस करने के बाद जरूरी नहीं हमें रिवॉर्ड मिले, लेकिन फिर भी हम एक चीज को मल्टीपल टाइम्स करने के बाद, एक चीज को मल्टीपल टाइम करने के बाद हम क्या हो जाते थे, परफेक्ट हो जाते हैं। तो सेम यहां से कहते हैं लेटेंट लर्निंग। अगर आपको लेटेंट लर्निंग समझ में आई तो कमेंट में यस लिखो ताकि मैं जल्दी आखिरी वाले लर्निंग के आखिरी टाइप पे पहुंच जाऊं जल्दी। अगर लेटेंट लर्निंग अगर अच्छे से समझ में आई है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊं। शाबाश। लेटेंट लर्निंग इस वक्त लाइव सुनने वाले स्टूडेंट को अगर अच्छे से समझ में आ गई है
तो जल्दी से कमेंट में आप यस लिखें ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें। तो इसलिए एक बात जहन में रखना, हम अक्सर कहते हैं ना कि यार एप्टीट्यूड में न्यूमेरिकल जो होता है, जो हम कैलकुलेटर की मदद से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 5 मिनट में करते हैं, एप्टीट्यूड का पूरा पूरा बड़े से न्यूमेरिकल जो होता है, बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल जो होता है वो हमें 1 मिनट में सॉल्व करके आंसर लाना होता बगैर कैलकुलेटर के, कैसे होगा? तो बेटा कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। बार बार देखो, जब चूहा 4.5 मिनट की चीज को 12 सेकंड में कर सकता है, तो आप 5 मिनट के न्यूमेरिकल को 1 मिनट में क्यों नहीं कर सकते हो? मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस के बाद इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को बनाने का मकसद ही यही है कि स्टूडेंट बार बार, अगर एक स्टूडेंट अगर स्टडी में कमजोर है ना, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो को, ये लाइव वीडियो भी सेव हो जाती है, बार बार उसको देख कर क्या हो जाए, वो परफेक्ट हो जाए, उसकी नॉलेज भी कितनी हो जाए कि स्ट्रांग हो जाए, और मेहनत करके वो एक ज़हीन बच्चे को भी क्या कर सकता है, पीछे कर सकता है। तो दूसरा हमारे चैनल मकसद यही था कि मल्टीपल टाइम्स एक स्टूडेंट एक टॉपिक को रिवाइज कर सके, और दूसरा गरीब और अमीर के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी हो। हमारे इस चैनल का जो है वो बेसिक मकसद भी यही था कि अमीर का बच्चा भी वही तालीम हासिल कर सके जो गरीब का स्टूडेंट भी, जो कोचिंग नहीं पढ़ते वो भी वो हासिल कर सकें। तो ये दो मकासद हमारे थे, अमीर और गरीब दोनों को सपोर्ट करने। अब आ जाते हैं इनसाइड लर्निंग। इनसाइड लर्निंग जिसे हम क्या कहते हैं, रीजनिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा ये लर्निंग की सबसे हाईली मोस्ट डेवलप फॉर्म है, सबसे ज्यादा डेवलप फॉर्म है। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज कॉल्ड इनसाइड लर्निंग। इट इज द मोस्ट डेवलप फॉर्म ऑफ लर्न बिहेवियर। ये लर्न बिहेवियर का सबसे डेवलप फॉर्म है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बगैर किसी ट्रायल और बगैर किसी एरर के सॉल्व कर देना, ये कहलाता है इनसाइड लर्निंग। याद रखिएगा अल्लाह ताला ने हर जानदार के लर्निंग की जो सलाहियतें हैं वो अलग अलग रखी है। टीचर क्लास में, गौर से सुनिएगा, टीचर क्लास में हर स्टूडेंट को बराबर पढ़ा रहा है। टीचर क्लास में एक ही लेक्चर दे रहा है, और एक ही स्टूडेंट जो है वो बोर्ड के एग्जाम में टॉप करता है कराची में, और उसी क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट क्या हो जाता है, बोर्ड के एग्जाम में फेल होता है। एक तो प्रैक्टिस का हो सकता है अमल दखल हो, दूसरा कुदरती नेचुरली एबिलिटी। हम हर कोई चाहता है कराची में टॉप करना, हर कोई चाहता है कि कराची में उसकी टॉप 3 में पोजीशन आ जाए, लेकिन नहीं आ सकते। मेहनत हर कोई कर रहा होता है, प्रैक्टिस हर कोई करता है, और हर कोई चाहता है कि मैं कराची में एप्टीट्यूड टेस्ट में, इंटर में मैं क्या कर लूँ, टॉप कर लूँ, अपने शहर में मेरा नाम आए। लेकिन अल्लाह ताला ने हर किसी की लर्निंग की सलाहियत जो है वो क्या रखी है, अलग अलग रखी है। इसे हम कहते हैं इनसाइड लर्निंग। और जिस इंसानों की जो लर्निंग की सलाहियत है वो दूसरे जानवरों के मुकाबले में क्या है, दूसरे जानवरों के मुकाबले में क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इंसान जो है वो बहुत तेज़ी से क्या करता है, इंसान बहुत तेज़ी से क्या करता है, तरक्की करता है। तो हमने कहा ये इनसाइड लर्निंग जो है वो लर्निंग की सबसे ज़्यादा डेवलप फॉर्म है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल है, अब इसकी एग्जाम्पल में मैं यहाँ आपको बताता हूँ बॉक्स बनाकर क्या एग्जाम्पल है। देखो भाई क्या किया एक साइंसदान ने, भाई एक रूम था, उस रूम की छत पर उसने क्या किया, बनाना को हैंग कर दिया। उस रूम की छत पर क्या किया है, बनाना को उसने हैंग कर दिया। उस रूम के अंदर उसने क्या किया, एक चिंपैंजी को रख दिया। फॉर एग्जांपल ये चिंपैंजी है, इंसान नहीं, ये चिंपैंजी है। उस रूम के अंदर जो है वो बंदर, चिंपैंजी है ना, बंदर की एक टाइप है, उसको रखा। और उस रूम के अंदर उसने क्या किया, छोटे छोटे बॉक्स रखे। उस रूम के अंदर क्या रखे, छोटे छोटे बॉक्स रखे। अब आपको पता है कि चिंपैंजी क्या करता है, जंप लगाता है। चिंपैंजी क्या करेगा, केला फेवरेट है, वो जंप लगाने की कोशिश करेगा। केला जो है वो हासिल करने की क्या करेगा, हासिल करने की कोशिश करेगा। अब हुआ ये कि चिंपैंजी ने एक बार छलांग लगा के देखी, ऐसे देखा इसका हाथ जो है वो वहां बनाना तक नहीं पहुंच रहा। तो चिंपैंजी ने क्या किया, इस बॉक्स को उठा के इसके ऊपर रख दिया। चिंपैंजी ने क्या किया, इस बॉक्स को उठाकर यहां इसके ऊपर रख दिया, इस बॉक्स को उठा के यहां रखा, इसको पाइलअप किया और इसके ऊपर चढ़ गया। चिंपैंजी क्या हुआ, इसके ऊपर पाइलअप किया और इसके ऊपर क्या हो गया, चढ़ गया, और ये केला क्या कर लेता है, वो हासिल करने में कामयाब हो गया। अब छलांग लगाता है, केला हासिल कर लिया। इसमें कोई उसने गलती नहीं की, कोई ट्रायल नहीं था, कोई एरर नहीं था, फौरन इसने क्या किया, कुदरती तौर पर जो है वो अल्लाह ताला ने जहानत की सलाहियत चिंपैंजी में क्या रखी है, दूसरों के मुकाबले मुख्तलिफ रखी। इंसान होता तो वो इसके मुकाबले में और कई गुना ज्यादा जीनियस होता। तो उसने क्या किया, फौरन लर्निंग की इसकी सलाहियत क्या थी, फौरन बॉक्स के बॉक्स रख के उसको क्या कर लिया, हासिल कर लिया। तो हमने कहा क्लासिक एक्सपेरिमेंट विच डिमोन्स्ट्रेट इनसाइड लर्निंग वाज परफॉर्म ऑन चिंपैंजी। इनसाइड लर्निंग के बिहेवियर को शो करने के लिए क्लासिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया चिंपैंजी पर, प्रेजेंटेड विद अ बंच ऑफ बनानास हैंगिंग टू हाई टू रीच। जिसमें क्या किया गया,
बनाना जो है उसका बंच जो है वो क्या किया गया, रखा गया, जो कि क्या था, हैंगिंग टू हाई टू रीच, जो कि इतना हाई था जहां पहुंचना मुश्किल था। एंड फ्यू बॉक्सेस, कुछ बॉक्स रखे गए। सम चिंपैंजीज पाइल्ड अप बॉक्सेस टू मेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्फ। कुछ चिंपैंजी ने क्या किया, पाइल्ड अप किया, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, फॉर देमसेल्फ, अपने लिए, टू रीच द बनाना, बनाना तक पहुंचने के लिए, बनाना तक पहुंचने के लिए क्या किया उन्होंने, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा, दूसरे बॉक्स के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा रखते हुए क्या किया है, जंप लगाते हुए केला क्या किया है, जंप लगाते हुए केला जो है वो क्या कर लिया है, उन्होंने हासिल कर लिया। तो यहां हमने इसमें कहा कि ये इनसाइड लर्निंग की टाइप्स थी। अगर आपको लर्निंग बिहेव इनसाइड लर्निंग समझ में आ गया है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जल्दी बताओ, इनसाइड लर्निंग अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में जल्दी से यस लिखो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जल्दी। चले भाई, तो 3-4 बच्चों ने जो है वो यस लिखा है, शाबाश। तो आज की इस लाइव सेशन को हम यहीं क्या करते हैं, एंड करते हैं। और अगला हमारा बायोलॉजी का लाइव जो सेशन होगा वो किस पे होगा, एंडोक्राइन सिस्टम पर होगा। और ये भी इंशाल्लाह 3-4 लाइव लेक्चर में इसको भी हम पूरा क्या कर सकते हैं, बआसानी एंड कर सकते हैं। तो अगला हमारा जो लाइव लेक्चर होगा वो किस पे होगा, एंडोक्राइन सिस्टम पर होगा। मोस्ट प्रोबेबली कल होगा। कल अगर हो सकता है हम एनटीएस के पास पेपर पे कोई क्लास ले लें, पर अगर एनटीएस के पास पेपर पे क्लास नहीं होगी तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर जो होगा वो एंडोक्राइन सिस्टम पर होगा। नर्व इंपल्स के लिए हमें स्पेशल अलग से क्लास रखनी होगी, पूरी 1 घंटे की होगी, जिसमें 1 घंटे में नर्व इंपल्स को हम बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे। तो वही परेशान मत होना, नर्व इंपल्स ये होगा कि आम रूटीन के सेशन में नहीं होगा, संडे में या कोई पॉसिबिलिटी को छुट्टी वाला दिन होगा उसमें अलग से हम क्लास रखेंगे, और उसमें नर्व इंपल्स के टॉपिक को मैं क्या करूंगा, बेहतरीन तरीके से हम उसको 1 घंटे के सेशन में निपटा देंगे। तो आज के इस लाइव सेशन से हम इख्तिताम करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।